सुप्रभातम। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पूर्व कृदंत प्रकरण की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, कोटा विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष में पूर्व कृदंत को रखा गया है और पूर्व कृदंत की विगत कक्षाओं में हमने कई प्रत्ययों के बारे में पढ़ा। उन सभी प्रत्ययों में चाहे कृत्य प्रत्यय सात है वो हो, या णवुल त्रिच प्रत्यय है, या फिर विगत कक्षा में क्त या क्तवतु प्रत्यय है, इन सभी प्रत्ययों के बारे में हमने पढ़ा, इनके सूत्रों के बारे में पढ़ा और इनसे बनने वाले उदाहरण और वाक्य में प्रयोग कैसे होता है उन सभी के बारे में पढ़ा। यदि आप उन विगत प्रत्ययों के बारे में पढ़ना चाहें तो पूर्व जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। आज हमारी कक्षा का श्री गणेश क्षत्रि और शानच प्रत्यय से होगा। इन दोनों प्रत्ययों की पृष्ठभूमि में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। आपको पता है कि लकार 10 प्रकार के होते हैं। उन 10 लकारों में वर्तमान काल में प्रयुक्त होने वाला लकार है लट लकार, और लट लकार विधायक करने वाला सूत्र है वर्तमाने लट। अब देखिएगा कि जब हमें कोई हिंदी का वाक्य है उसको संस्कृत में अनुवाद बनाना है और वर्तमान काल का है, तो हमें लट लकार के 9 पदों का प्रयोग करना है। प्रथम पुरुष में 3 पद, मध्यम पुरुष में 3 पद, उत्तम पुरुष में 3 पद। 3 into 3 कितने हो गए? 9 हो गए। तो उत्तम पुरुष का एक वचन है तो क्या बनेगा? अहम गच्छामि, आवाम गच्छावह, वयम गच्छामः। ठीक है, तो मैं जाता हूं, ये वर्तमान कालिक क्रिया है, इसका उत्तम पुरुष में एक वचन प्रयोग हो जाएगा। और मध्यम पुरुष है वो त्वम युवाम यूयम, त्वम गच्छसि युवाम गच्छथ यूयम गच्छत, ऐसे अनुवाद बनते हैं। और प्रथम पुरुष में जो इन दोनों के अतिरिक्त जो शेष है उनका प्रयोग हो जाएगा प्रथम पुरुष में। सह गच्छति तौ गच्छतः ते गच्छन्ति, बालकः गच्छति बालकौ गच्छतः बालकाः गच्छन्ति। यह तो बात हुई वर्तमान काल में लट लकार का किस प्रकार प्रयोग होता है और वाक्य प्रयोग होता है। अब मैं 2 वाक्य बोल रहा हूं। राम गांव जाता है, एक दूसरा वाक्य है राम पढ़ते हुए गांव जाता है। इन दोनों में क्या अंतर है? अब जो प्रथम वाक्य है उसमें तो राम गांव जाता है, राम है ग्रामम गच्छति, परंतु राम गांव जा रहा है। इस वाक्य में आप क्या करोगे? इसी वाक्य को बनाने के लिए आज 2 प्रत्यय आएंगे। वो प्रत्यय है क्षत्रि और शानच। देखते हैं उन प्रत्ययों के बारे में और उन प्रत्ययों का प्रयोग भी देखेंगे, उनसे बनने वाली रूप सिद्धियों के बारे में भी हम देखेंगे। अस्तु, देखते हैं। देखो, यह आपके सामने क्षत्रि शानच प्रत्यय 2 प्रत्यय है। ठीक है, अब कोई भी प्रत्यय होता है तो विधायक उनका सूत्र होता है, किस सूत्र की सहायता से वो प्रत्यय होते हैं। देखो, यह रहा सूत्र। इस सूत्र को आप समझ लो, आपको यह पता चल जाएगा कि हमें इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग कहाँ करना है। पहले सूत्र देखा, सूत्र का पदच्छेद करते हैं। पहला पद है सूत्र में, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सको। पहला पद है लटः, वर्तमाने लट से लट लकार होता है। उसके बाद में क्षत्रि शानचौ, यहाँ पे अयादि संधि हो रखी है। देखो, क्षत्रि और शानचौ, यहाँ पे चौ लिखा है, चौ के बाद में अप्रथमा, आगे क्या लिखा है? अप्रथमा। तो चौ का औ है ना, उसका एचो अयवायावह सूत्र से आव आदेश हो जाएगा, तो क्या बनेगा? शान चाव, ऐसा बन जाएगा। वस्तुतः पदच्छेद क्या होगा? क्षत्रि शानचौ अप्रथमा समानाधिकरणे च, सूत्र का पदच्छेद हो गया। पहला पद लट लकार, दूसरा क्षत्रि शानच, तो लट लकार के स्थान पर हमें क्षत्रि और शानच प्रत्यय करना है। अप्रथमा समानाधिकरणे च।
अप्रथमा का अर्थ हो गया जहां पे प्रथमा विभक्ति नहीं हो, कहां पे? समान अधिकरण में, अर्थात दोनों का आधार है वो प्रथमा विभक्ति नहीं रहे तो वहां पे क्षत्रि शानच होगा। यह तो हमने सूत्र से समझा है, अब हम इसकी वृत्ति समझेंगे। देखो क्या है वृत्ति? अप्रथमांतेन, इसका अर्थ क्या हो गया? प्रथमा विभक्ति नहीं रहनी चाहिए। कहां नहीं रहनी चाहिए? समानाधिकरणे, समान अधिकरण, समान वाच्यों में, वहां पे लट लकार के स्थान पर एतौ वास्त, यहाँ पे एतौ लिख रखा है, एतौ बनता है एषः एतौ, प्रत्यय शब्द पुल्लिंग है ना, तो प्रत्ययः प्रत्ययौ। तो आप जब वृत्ति लिखो ना तो वहां पे एतौ मत लिखना, वहां पे क्या लिखना? क्षत्रि शानचौ वा स्त है। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पे वा लिख रखा है, वा का अर्थ होता है विकल्प, क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति, एक जगह तो प्रत्यय कर देना, एक जगह नहीं करना। समझ में आ गया? लट लकार के स्थान पर क्षत्रि शानच प्रत्यय हो रहे हैं तो आप चाहो तो क्षत्रि शानच कर सकते हैं, आप चाहो तो वर्तमाने लट से लट लकार कर सकते हैं। समझ में आ गया? स्तः लिख रखा है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है ना अस धातु के रूप कैसे बनते हैं? अस्ति स्तः सन्ति, एक वचन के लिए अस्ति, जैसे बालकः अस्ति, द्विवचन के लिए स्तः, बालकौ स्तः, और बहुवचन है तो बालकाः सन्ति। यहाँ पे एतौ है, एतौ का मतलब क्षत्रि शानचौ, आगे लिख रखा है स्तः, स्तः का मतलब द्विवचन के लिए प्रयोग है, इसको बोलते हैं स्तः। समझ में आ गया आपके अच्छे से? उसके बाद में देखो मैं बता देता हूं इसका हिंदी अर्थ, देखो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अप्रथमांत अर्थात प्रथमा विभक्ति नहीं रहनी चाहिए। तो कौन सी विभक्ति? द्वितीय अंत आदि पदों के साथ यदि लट का अधिकरण समान हो तो लट के स्थान पर क्षत्रि शानच प्रत्यय होते हैं। आपको क्या करना है? जहां पे लट लकार हुआ है वो और उसके साथ में संबंध जो दूसरा पद है, उन दोनों में प्रथमा विभक्ति नहीं है, उसमें प्रथमा विभक्ति नहीं है, द्वितीय आदि विभक्तियां हैं, तो ही हमें वहां पे क्षत्रि शानच करने हैं, नहीं तो हमें नहीं करने। समझ में आ गया? अब मैं इसका आपको उदाहरण बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके जब मैं वृत्ति बोलता हूं तो आपको समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आगे आपको उदाहरण देकर करके अच्छे से समझाऊंगा मैं, ठीक है? तो कुल मिला के बात है कि इस सूत्र से क्षत्रि और शानच प्रत्यय होगा यदि वर्तमान लट जहां पे करते हैं उस पद के साथ में द्वितीय अंत आदि पदों के साथ हो रखा है संबंध, तो वहां पे लट के स्थान पर क्षत्रि शानच प्रत्यय करेंगे। अब एक बात बताओ कि जो क्षत्रि और शानच है, क्षत्रि शानच है ना, अब देखो ये लिख रखा है मैंने क्षत्रि, क्षत्रि में री की इत संज्ञा उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र, क्योंकि री स्वरों में आता है और स्वरों की इत संज्ञा उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा होती है। क्षय की लशक व तद्धिते, तस्य लोप से क्या बनेगा? लोप, तो क्या बनेगा? अत शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा? अत शेष रहेगा। समझ में आ गया? क्षत्रि प्रत्यय करने के बाद में जब आप दोनों सूत्रों से इसकी इत संज्ञा करोगे फिर लोप करोगे तो अत शेष रहेगा। यहां तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अस्तु, उसके बाद में द्वितीय पद है शानच। कौन सा पद है? शानच। शानच में चै की इत संज्ञा हलंत्यम, शै की इत संज्ञा लशक व तद्धिते, तस्य लोप ऐसे लोप, शेष रहेगा आन। समझ में आ गया? क्षत्रि से शेष रहेगा क्या? अत, और शानच से शेष रहेगा आन। समझ में आ गया? अब देखो क्या लिख रखा है यहां पे, देखो क्षत्रि और शानच में शकार की संज्ञा होती है ना, लशो का तद्धिते, और जहां पे शय की संज्ञा होती है वहां पे तिंग शित सार्वधातुकम, इस सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा होती है, और जहां पे सार्वधातुक संज्ञा होती है वहां पे क्या हो जाता है? कर्तरी शप से शप प्रत्यय हो जाएगा, अशेष रहेगा। आपके समझ में आ गया? चलो अब हम आगे चलते हैं। आपका मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा, आपको सीधे उदाहरण में ले जाऊँगा। इसके पहले देख लो
क्षत्रि में शैकी संज्ञा लशक व तद्धिते, ऋकार की संज्ञा उपदेशे अजनुनासिकित और तस्य लोप से लोप, तो क्या रहेगा? अतशेष रहेगा। कोई समस्या नहीं है आपके। शानच में चैकित संज्ञा हलंत्यम सूत्र से, शकार की संज्ञा लशक व तद्धिते से, तस्य लोप से लोप, क्या शेष रहेगा? आन शेष रहेगा। अस्तु, अब देखो मैं सीधा उदाहरण में ले जाता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि कहां पे क्या क्या होता है। अब देखो एक उदाहरण है, पचंतम चैत्रम पश्य। उदाहरण क्या है? पचंतम चैत्रम पश्य। यहाँ पे जो चैत्र है, चैत्र नामक कोई व्यक्ति है, उसका नाम क्या है? जैसे आपका नाम है ना, वैसे किसी व्यक्ति का भी नाम क्या है? चैत्र है। समझ में आ गया? अब देखो इस पद में पकाते हुए चैत्र को देखो, पच धातु का प्रयोग पकाने के अर्थ में किया जाता है। तो ये जो वाक्य है ना, इसका अर्थ होता है पकाते हुए चैत्र को देखो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लटह क्षत्रि शान चावा सूत्र लगेगा क्या? आप बताओ, लगेगा। क्यों लगेगा? मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर देता हूं कि यहाँ पे धातु है ना, पच धातु है, और लट वर्तमान लट सूत्र है, वो इसमें लट लकार करेगा। समझ में आ गया? और इसका संबंध किससे है? चैत्र से है। तो समान अधिकरण हो गया ना, पचंतम और चैत्र, इन दोनों का बेस क्या है? द्वितीय विभक्ति है। क्यों? क्योंकि इसमें भी चैत्र को, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, तो इसमें भी क्या है? द्वितीय विभक्ति है। और इन दोनों का आधार क्या है? समान है, जिसमें द्वितीय विभक्ति हो रखी है, प्रथमा विभक्ति तो नहीं है ना। इसलिए यहाँ पे क्या करेगा? ये जो लटा क्षत्रि चानावा सूत्र है ना, ये सूत्र यहाँ पे क्षत्रि शानच प्रत्यय कर देगा। यहाँ तक आपकी स्पष्ट स्थिति हो गई। अब हम रूप सिद्धि को बनाते हैं। देखो इसमें बनाने वाली रूप सिद्धि है पचंतम। पचंतम में डू पचश धातु है, जो बवादी गण में पढ़ी गई है। उभय, यह परस्मय पदी भी है, आत्मनेपदी भी है। अनिट, इसमें इट का आगम नहीं होता है। कुल मिला के बात है, यहाँ पे पच धातु है। ठीक है, मूल डू पचश हो सकती है, पर अवशिष्ट धातु वो पच धातु है। ठीक है, अब देखो पच धातु से हम क्या करेंगे? ये बात प्रेजेंट टेंस की हो रही है ना, तो वर्तमाने लट इति सूत्रेण लट लकारः कृते। ठीक है, उसके बाद में क्या है? इस पच धातु का संबंध किसके साथ में? द्वितीयांत चैत्रम पद के साथ। पच धातु का समान अधिकरण होने के कारण पच का और चैत्र का दोनों का आधार बेस क्या है? द्वितीय विभक्ति है ना। इसलिए यहाँ पे लटह क्षत्रि शान चावा प्रथमा समानाधिकरणे च, इस सूत्र से क्या हो गया? क्षत्रि प्रत्यय हो गया। समझ में आ गया? क्षत्रि में री की संज्ञा उपदेशे अजुनुनासिकित लोप, लशक व तद्धिते से शैकित संज्ञा तस्य लोप ऐसे लोप, शेष क्या रहेगा? अत। तो देखो स्थिति ये शेष रह गई, पच प्लस अत। आपके समझ में आ गया? अब देखो एक सूत्र है ना, तिंशित सार्वधातुकम, वो क्या बोलता है? जहां पे शैकित संज्ञा, किसकी? शैकित संज्ञा हो, वहां पे सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। तो शीत कारण से तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा हो गई। और जहां पे सार्वधातुक संज्ञा होती है, वहां पे कर्तरी शप सूत्र से शप विकीर्ण हो जाता है, शप विकरण हो जाता है। शप में पैकित संज्ञा हलंत्यम, शैकी लशक व तद्धिते, क्या बचेगा? ए बचेगा। समझ में आ गया ना? चलो ठीक है। अब देखो क्या है कि जब हमने शप कर दिया, तो हमारे सामने स्थिति में लिख देता हूं, पच पड़ा है, शप का ए आ गया और क्षत्रि का अत पड़ा है। यहां तक आपके कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब देखो एक सूत्र है अतो गुणे, वो सूत्र क्या करता है? ये जो ए और इस ए, इन दोनों को मिलाकर ए बना देता है। ठीक है, तो दो ए थे, दो ए को एक ए आदेश कर दिया तो ए बन गया। तो क्या बन गया? पचत बन गया। क्या बन गया? पचत, ऐसा बन जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पचत मूल शब्द क्या बनता है? पचत बनता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? कृतद्धित समासास्त्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। सुप्रत्यय
क्षम्यताम, अम प्रत्यय लाएंगे द्वितीय विभक्ति। क्यों लाएंगे? क्योंकि चैत्रम है, वहां पे द्वितीय विभक्ति है, और द्वितीय विभक्ति होने के कारण यहां पर भी द्वितीय विभक्ति आएगी, क्योंकि दोनों का आधार क्या है? समान है। अस्तु, अब देखो अम प्रत्यय हो गया तो क्या स्थिति हो गई? पचत प्लस अम, ऐसा बन जाता है। अब एक सूत्र है उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातु। इस सूत्र से क्या होता है कि यदि कहीं पर उक की संज्ञा हो रखी है, उक में आता है उ, री, ली, ये आते हैं, तो देखो क्षत्रि में री की संज्ञा हो रही है ना, इसलिए उगित हो गया, प्रत्यय क्या हो गया? उगित हो गया। इसलिए यहाँ पे उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातो सूत्र से नुम का आगम हो जाएगा। नुम में से क्या बचेगा? हलंत वाला न बचेगा। तो देखो ये पचत है ना, तो पचत में नुम का आगम कर दिया, तो पच धातु पड़ी है, नुम का न पड़ा है और अत पड़ा है, और हम मिला देंगे तो क्या बनेगा? पचंतम बन जाएगा। समझ में आ गया ना आपके, है ना? ये जो पचत है ना, इस पचत में क्या होता है कि यहाँ पे नुम का आगम होता है ना, तो मैं की संज्ञा हो गई ना, इसलिए क्या होगा? यहाँ पे पच में जो च में जो ए है, उस ए के बाद में हम क्या करेंगे? इस ए है ना, इस ए के पहले हम क्या कर देंगे? नुम का आगम कर देंगे। क्या बन जाएगा? पचंतम बन जाएगा। सीधा सा अर्थ क्या बनेगा? पकाते हुए। समझ में आ गया आपके? चलो, पढ़ते हुए को क्या बोलेंगे? पठंतम। गाते हुए को क्या बोलेंगे? गायंतम। समझ में आ रहा ना आपके? दौड़ते हुए को क्या बोलेंगे? धावंतम। तो ये जो हुए पद है उसमें हम क्षत्रि प्रत्यय करके इस प्रकार से बना सकते हैं। हमें ध्यान इतना रखना है कि वहां पे प्रथमा विभक्ति उसके अधिकरण में नहीं होनी चाहिए। अस्तु, एक महत्वपूर्ण बात है कि इस सूत्र से दो प्रत्यय होते हैं, एक होता है क्षत्रि, दूसरा होता है शानच। क्षत्रि प्रत्यय है ना, वो लह परस्मय पदम सूत्र की सहायता से परस्मय पद प्रत्ययों का प्रयोग होगा। देखो, नो प्रत्यय होते हैं परस्मय पदी और नो प्रत्यय होते हैं आत्मनेपदी। परस्मय पद में क्रिया चलती है भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवत। आत्मनेपद में कैसे चलती है? एधते, एधेते, एधन्ते, ऐसे चलती है ना। तो परस्मय पदी क्षत्रि प्रत्यय किस में प्रयोग होगा? परस्मय पदी में। और शानच प्रत्यय, शानच प्रत्यय में क्या बचता? आन बचता है, इसलिए तंग आनव, यहाँ पे आन है ना, इसलिए यहाँ पे आत्मनेपद हो जाएगा। तो आपके मन में ऐसी जिज्ञासा हुई होगी, दो एक ही काम करता है सूत्र, पर प्रत्यय दो हो रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में भेद क्या है? यह अंतर यही है, क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग परस्मय पदी में प्रयोग होगा और आत्मनेपद का प्रयोग, आत्मनेपद के अंदर शानच प्रत्यय का प्रयोग होगा। अस्तु, इस प्रकार से हमने देखो ये सूत्र, पूरा सूत्र पढ़ लिया। कौन सा सूत्र पढ़ा? लटः क्षत्रि शानचावा प्रथमा समानाधिकरणे च। इसका हमने यह देखा कि इस सूत्र से क्षत्रि शानच प्रत्यय होते हैं, है ना। उसके बाद में हमने पचंतम चैत्रम पश्य, इसमें चैत्र में द्वितीय विभक्ति है, इसलिए यहाँ पे अप्रथमांत होने के कारण हमने क्षत्रि प्रत्यय किया, पच धातु से पचंतम बना लिया। अब चलो, ये तो बात हो गई क्षत्रि की। अब हम बात करेंगे शानच प्रत्यय की। शानच में से क्या शेष रहता है? आन शेष रहता है, इसलिए एक नया सूत्र आ रहा है, उस सूत्र को आप अच्छे से समझेंगे। क्या है सूत्र का नाम? आने मुख। यहां पे आने का अर्थ क्या है कि जो शानच में से जो आन बचा है, उस आन में जब हम सप्तमी विभक्ति करते हैं, सप्तमी का अर्थ क्या होता है? में, पर, में। समझ में आ गया ना। तो शानच का आन रहने पर मुख, मुख क्या है? एक प्रकार का आगम है। जहां पे शानच का आन शेष रहे ना, वहां पे यह सूत्र क्या करता है? मुख आगम करेगा। मुख में कैकित संज्ञा हलंत्यम, उकित संज्ञा उपदेशे जुनुनासिकित, तस्य लोप ऐसे लोप, शेष क्या रहेगा? मैं, हलंत वाला मैं शेष रहेगा। कोई आपके समस्या नहीं है। सूत्र जहां पे आन रहता है वहां पे मुख का आगम करेंगे, मुख में से मैं शेष रहेगा। अब देखो इसकी वृत्ति आपके सामने है, क्या है?
अदंतस्य अंगस्य, ये बात कह दी। अदंत अर्थात पद के अंत में ए होना चाहिए। देखो ये जहां पे आन होता है वहां सब पर ये मुख का आगम नहीं करेगा। अदंत में, अदंत का मतलब यदि पद के अंत में अ अंत में है तो ही वहां पे मुख का आगम करेगा। अदंतस्यांगस्य, अदंत अंग होना चाहिए तो वहां पे मुख का आगम हो जाएगा। आने परे, आन प्रत्यय पर में रहते, मुख में से म शेष रहेगा। ये हिंदी अर्थ भी देख लो, आन परे होने पर अदंत अंग को मुख का आगम हो जाता है, मुख में से म शेष रहता है। चलो अब हम पहले तो हमने रूप सिद्धि बनाई थी क्षत्रिय की, अब बनाते हैं शानच की। देखिएगा क्या रूप सिद्धि है। पचमानम चैत्रम पश्य, समझ में आ गया। यहां पर भी देखो क्या है कि ये जो पच धातु है इसमें जो लट लकार होता है ये, और चैत्र में जो द्वितीय विभक्ति है, इन दोनों का आधार क्या है? द्वितीय विभक्ति है। दोनों का आधार समानाधिकरण प्रथमांत होने के कारण यहां पर शानच प्रत्यय हो जाएगा। अस्तु इसका भी अर्थ क्या हो गया? पचाते हुए, पकाते हुए चैत्र को देखो। अंतर यह है कि पचंतम चैत्रम पश्य, वहां पे पका रहा है वो किसी दूसरे के लिए पका रहा है। यहाँ पे जो चैत्र नामक जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो अपने लिए पका रहा है, इसलिए यहाँ पे आत्मनेपदी का प्रयोग होता है। समझ में आ गया? चलो यहाँ पे पश्य का मतलब देखो, इस पश्य के साथ में त्वम का संबंध है, त्वम का अन्वय है। तुम देखो, किसको? पकाते हुए चैत्र को देखो। अब देखो यहाँ पे पचमानम रूप सिद्धि बनाएंगे हम। यहाँ पर डू पचश पाके धातु, डू पचश धातु भुआदि गण में है, उभय पद परस्मय पद में बनता है, आत्मने पद में भी बनता है। अनिट, इसमें इट का आगम नहीं होता है। अब एक सूत्र है स्वरित यतः कर्तृ विप्राये क्रियाफले, वह कहता है कि कर्ता को जब उसका फल मिल रहा है, यहाँ पे चैत्र जो खाना बनाएगा वह उसी को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे आत्मने पद हो जाता है। कुल मिलाकर बात है यहाँ पे पच धातु है। उसके बाद में देखो क्या है, पच धातु जब हम कर देते हैं तो वर्तमाने लट से लट लकार आता है ना, और द्वितीयांत जो चैत्र पद है उसके साथ पच का समान अधिकरण होने के कारण, पच का और चैत्र का दोनों का समान अधिकरण में द्वितीय विभक्ति है, इसलिए यहाँ पे हमारा वाला सूत्र लग जाएगा कौन सा? लटः क्षत्रिशान चावा प्रथमा समानाधिकरणे च। इस सूत्र से शानच प्रत्यय हो गया। शानच में शैकित संज्ञा लशक्व तद्धिते चैकित संज्ञा हलंत्यम अनुबंध लोप, तो क्या बनेगा? पच पड़ा है, शानच का आन शेष रह गया, तो क्या बन गया? पच प्लस आन। समझ में आ गया? फिर देखो, फिर क्या है कि शैकित संज्ञा हुई ना, इसलिए यहाँ पे तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शप से शप का आगम, शप में पैकित संज्ञा हलंत्यम, शैकित संज्ञा लशक्व तद्धिते तस्य लोप ऐसे लोप। तो देखो स्थिति ये आएगी हमारे सामने, क्या आएगी? पच प्लस ए, ये ए है ना वो शप का है और आन हमारे सामने पड़ा है। अब देखो हमने सूत्र पढ़ा था आने मुख, यह सूत्र क्या बोलता है? पद के अंत में ए रहे तो देखो पच में ए मिला देंगे, तो पद के अंत में ए है ना, पद के अंत में क्या है? ए है ना, ए होने के कारण यहाँ पे आने मुख सूत्र से मुख का आगम हो जाएगा, मुख में से म शेष रहेगा। मुख में कैकित संज्ञा हलंत्य, मुखी उपदेशे अजुनुनासिकी तस्य लोप ऐसे लोप, तो क्या बनेगा? पच ए पड़ा है, मुख का मैं आ गया, आन मिला दो, क्या बन गया? पचमान बन गया। उसके बाद में कृतद्धित समासशास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा सु अम प्रत्यय आएगा। अम क्यों आया? क्योंकि चैत्रम में भी द्वितीय विभक्ति है ना, इसलिए यहाँ पर भी द्वितीय एक वचन अम प्रत्यय आया, अमी पूर्व से पूर्व रूप कर दिया। अम का ए और पच का जो आन का न है उसमें जो ए, दोनों ए को मिला के ए कर देंगे, क्या बनेगा? पचमानम। इस प्रकार से क्षत्रिय प्रत्यय करते हैं तो बनता है पचंतम, और जब हम शानच प्रत्यय करते हैं तो पचमानम बनता है। इसी प्रकार आप दूसरी, जैसे बोलते हुए तो क्या बोलेंगे? भाषमाणम। जैसे बोलते हुए बालक को देखो तो क्या बनेगा? भाषमाणम बालकम पश्य। समझ में आ गए ना?
इस प्रकार बहुत सारे रूप इनके बन सकते हैं। अस्तु, अब ये तो बात हुई हमारी किसकी कि शानच प्रत्यय हमने देखा था, ठीक है। अब देखिएगा, अब एक बात और बता दूं कि आपको क्षत्रिय और शानच प्रत्यय तो होगा है ना। अब देखो, आपके जब आप किताब में आगे बढ़ोगे तो एक पंक्ति लिखी हुई है, इसको मैं समझा देता हूं। लट इति अनुवर्तमाने वर्तमाने लट इति सूत्रेण, एक बात बताता हूं, इस सूत्र को ध्यान से देखो। लटः क्षत्रि शानचावा, तो इस सूत्र में एक पद है लट, ठीक है। व्याकरण में एक नियम है अनुवृत्ति का, ठीक है। सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयः सर्वत्र, अर्थात एक सूत्र में कोई पद आ गया है तो अगले सूत्र में बार बार उस सूत्र को रिपीट नहीं करना है, दोहराना नहीं है, विगत पूर्व में पढ़े गए सूत्र से उस पद की अनुवृत्ति कर लो। अब लटः क्षत्रि शानचावा सूत्र के पहले एक पद आता है, सूत्र आता है वर्तमाने लट, ठीक है। तो वहां पे वर्तमाने लट आ रहा है और इसमें आप पुनः लट लिख रहे हो। जरूरत क्या थी यहाँ पे पुनः लट करने की? वो तो वर्तमाने लट, सूत्र ऐसा बना दो, क्षत्रि शानचावा प्रथमा समानाधिकरणे च, ऐसा सूत्र बना दो और वर्तमाने लट से लट की अनुवृत्ति कर दो। परंतु ऐसा नहीं है। क्यों है? लट इति अनुवर्तमाने वर्तमाने लट इति सूत्रेण, लट का अनुवृत्ति तो हो जाती है, पुनः सूत्रे लट ग्रहणात्, इसके पहले वर्तमाने लट सूत्र होने के कारण होने पर भी यहाँ पे लट दोबारा कहा है। इसका अर्थ क्या होता है? प्रथम सामानाधिकरणे अपि क्वचित। एक बात कही थी ना कि दोनों पदों का आधार अप्रथमांत होना चाहिए, वहाँ पे प्रथमा विभक्ति नहीं होनी चाहिए। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी कुछ भी हो, पर लट लकार दोबारा कह दिया, इसका अभिप्राय यह होता है कि यदि कहीं पर प्रथमा विभक्ति भी होना तो भी हमें काम करना है। साहित्य में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, जिन उदाहरणों को देखने से हम यह बात तो कह सकते हैं कि यह सूत्र प्रथमा विभक्ति भी यदि समानाधिकरण में है ना, तो भी हम वहाँ पे क्षत्रि शानच कर सकते हैं। आप देख लो ना, कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह, कुर्वन है, कुर्वन में क्षत्रि प्रत्यय है, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात यही है कि जरूरी नहीं कि प्रथमा विभक्ति नहीं रहनी चाहिए। यदि कहीं पर प्रथमा विभक्ति है ना, तो भी वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? क्षत्रि शानच कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है सन द्विजः, यहाँ पे द्विजः में प्रथमा विभक्ति है, वहाँ पे चैत्रम द्वितीया थी, यहाँ पे द्विजः में प्रथमा विभक्ति है। और यहाँ पे जो सन लिख रखा है, क्या लिख रखा है? सन। अस धातु में क्षत्रि प्रत्यय करते हैं तो सन बनता है। समझ में आ गया ना? तो प्रथमा विभक्ति है, फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है? क्षत्रि प्रत्यय हो रहा है ना। तो क्वचित कुछ स्थानों पर प्रथमा विभक्ति भी रहे तो भी वहाँ पे हम क्षत्रि शानच कर सकते हैं। जो बात कही थी ना, लटः क्षत्रि शानचावा अप्रथमा समानाधिकरणे च, उस बात को इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया? गलत साबित कर दिया। चलो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा एक ही लक्ष्य रहता है कि मैं जो भी पढ़ाऊं उसका उद्देश्य केवल रटना और परीक्षा में लिखना, ऐसा उद्देश्य तो है वैसे, पर उसके साथ में वाक्यों में आप प्रयोग कर सको, दैनंदिन जीवन में आप संस्कृत को बोल सको, आपके प्रतियोगी परीक्षा में संस्कृत के वाक्य आप सही कर सको, प्रश्नों को सही कर सको, वह मेरा उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, बाकी गौण है। चलो अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं। देखो अन्य उदाहरण, जैसे द्वितीय विभक्ति का उदाहरण था ना, पचंतम चैत्रम पश्य, पकाते हुए चैत्र को देखो। अब देखो पचता, पचता चैत्रेण दृष्टम, पकाते हुए चैत्र के द्वारा देखा गया। तो पचता में तृतीय विभक्ति है, प्रथमा तो नहीं है, तृतीया है, इसलिए यहाँ पे पचता में क्षत्रि हो गया, क्योंकि क्षत्रि में क्या अत बचता है। अब पकाते हुए चैत्र को दो, तो देने में चतुर्थी, पचते चैत्राय देहि। देखो दोनों का समानाधिकरण है, वो अप्रथमांत है। पचता है चैत्रात आनीतम, पकाते हुए चैत्र से लिया गया, पचता है चैत्र से, पकाते हुए चैत्र का
पचती चैत्रे, पकाते हुए चैत्र में। समझ में आ गया ना। तो कुल मिला के बात इतनी है कि आप इनके कई अनुवाद बना सकते हैं। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, पुल्लिंग में इसके अंत में अन रहता है, पचन, पचंतौ, पचंतः ऐसे रूप बनते हैं। स्त्रीलिंग में पचंती, पचंत्यौ, पचंत्यः ऐसा बनता है। ठीक है ना। जैसे बालिका पका रही है, जैसे बालिका रोटी खाती हुई विद्यालय जाती है, तो क्या बनेगा? बालिका रोटिकाम खादंती विद्यालयम गच्छति। ई बड़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ई, वहाँ पे ई दीर्घ हो जाएगा। समझ में आ गया ना। इसी प्रकार नपुंसक लिंग में अत ही शेष रहता है। ठीक है। कई इसके उदाहरण ले लो आप चाहे। जैसे बालक है पचन विद्यालय गच्छति, बालक पकाते हुए विद्यालय जाता है। दो बालक पकाते हुए, तो बालकौ पचन्तौ विद्यालयम गच्छतः, बालकाः पचन्तः विद्यालयम गच्छन्तः। मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती रहती है, ये आप ध्यान रखोगे। कर्ता यदि स्त्रीलिंग है तो बालिका पचन्ती विद्यालयम गच्छति। ध्यान रखना, यहाँ पे पचन्ती में दीर्घ ई है। समझ में आ गया ना। दो बालिका पकाती हुई विद्यालय जा रही है, तो बालिके पचन्त्यौ विद्यालयम गच्छतः। उसके बाद में बहुवचन है, तो बालिकाः पचन्त्यः विद्यालयम गच्छन्ति। इस प्रकार से आप वाक्यों में इनके अनुवाद बना सकते हैं। चलो, जैसे बालिका लिखती हुई गाती है, तो क्या बनेगा? बालिका लिखन्ति गायति। समझ में आ गया ना। इस प्रकार से आप अनुवाद बना सकते हैं। उसके बाद में देखो क्या है, क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तन होगी। और शानच प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य में ही होता है और कहीं पे भाववाच्य या कर्तृवाच्य में नहीं होता है। इस प्रकार से हम सभी ने आज क्या देखा? क्षत्रिय और शानच प्रत्यय के बारे में हमने विशेष चर्चा की थी। मैं पुनः बता देता हूँ ताकि आप भूलो नहीं। वापस इसका सारांश रूप में आपको बता देता हूँ। सूत्र पढ़ा था हमने, लटः क्षत्रिय शानचावा प्रथमा समानाधिकरणे च। इस सूत्र से दो प्रत्यय होते हैं, क्षत्रिय और शानच। क्षत्रिय से बचता है अत और शानच से बचता है आन। क्षत्रिय के रूप बनेंगे पुल्लिंग में अन, अंतौ, अंत है। स्त्रीलिंग में अंति, अंत्यो, अंत्य है। और नपुंसक लिंग में अत, अंत, अति, अतन, अत, अति, अंति ऐसे बनता है। स्त्रीलिंग में और उसके बाद में स्त्रीलिंग मैंने आपको बता दिया, नपुंसक लिंग भी बता दिया। शानच प्रत्यय में आन शेष रहता है। तो कुल मिला के बात यह थी कि दोनों का जो आधार है वो प्रथमा नहीं होना चाहिए। पहले सूत्र में कहा था पचंतम चैत्रम पश्य में पचंतम जो रूप सिद्धि है, वहाँ पे पच धातु में वर्तमान लट से लट लकार करने के बाद में इस सूत्र से क्षत्रिय प्रत्यय ला करके नुम आदि कार्य करके पचंतम रूप सिद्धि बनाई। उसके बाद में हमने पचमानम रूप सिद्धि में हमने आने मुख सूत्र है, जो अदंत के बाद में आन आगम रहे तो वहां पे हमें मुख का आगम करना है। मुख में से म अवशिष्ट रहता है, तो मैं जब रहता है तो वहां पे पचमानम में पच धातु में आन आ जाता है और शप का ए आ जाता है, तो मिला करके पचमानम रूप सिद्धि बनेगी। मैंने आपको इतना पढ़ाया है, थोड़ा है। यदि आप अन्य संस्कृत की पुस्तकें देख करके अनुवाद का प्रयास करते हैं, क्षत्रिय शानच का आप अभ्यास कीजिए, अनुवाद बनाइए। निश्चित मानिए आपके जो कक्षाओं में जो अनुवाद आते हैं, आपको यदि कोई निबंध बनाना है, वहाँ पे क्षत्रिय शानच का प्रयोग करना है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप अपने गृह कार्य करते रहिएगा। पुनः मिलेंगे नए प्रत्यय के साथ में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अस्तु।